आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 को कामयाबी के साथ छोड़ा गया। हिंदुस्तान ने रकम की एक नई तारीख। उत्तर प्रदेश समेत 3 रियासतों में बिजली गिरने से 41 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। वज़ीर आला केसीआर ने किया अपने आबाई मौजू चिंता मडका का दौरा। कहा किसी भी गांव की तरक्की के लिए अवाम में इत्तेहाद जरूरी। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात पर गैर यकीनी सूरत हाल। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से मांगी मुकम्मिल तफसीलात। ग्रुप 2 के इंटरव्यूज में मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान ने अपने मिशन मून चंद्रयान 2 के जरिए एक नई तारीख रकम की है। तकनीकी खराबी के सबब चंद्रयान 2 मिशन को मुलतवी करने के 6 दिन बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान मिशन को पीर की दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लोर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा। इसकी उल्टी गिनती गुज़िश्ता रोज शाम 6:43 से शुरू हुई थी। GSLV मार्क 3 जो 600 टन वजन को ले जाने की सलाहियत रखता है, चंद्रयान 2 को जमीन के अतराफ मदार में पहुंचाएगा। चंद्रयान 2 23 दिनों तक जमीन का चक्कर लगाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन के दायरे असर से बाहर निकलेगा। रवानगी के 30वें दिन वो चांद के अतराफ मदार में पहुंचेगा। 13 दिनों तक चंद्रयान 2 चांद के अतराफ मदार में रहेगा। उसके बाद 43वें दिन मदार से अलग होगा और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करेगा। 48वें दिन तवक्को है कि वो 7 सितंबर को चांद के जुनूबी खुतूब पर उतरेगा। इस देसी साख्ता इंजन की तैयारी के लिए हिंदुस्तान को तकरीबन 20 साल लगे हैं। हिंदुस्तानी खलाई साइंस में अपने सबसे बड़े मददगार रूस से इसकी तकनीक के सिलसिले में मदद हासिल करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने हिंदुस्तान को ये तकनीक नहीं दी, जिसके बाद हिंदुस्तान ने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में महारत हासिल कर ली। क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चंद्रयान 2 मिशन की तकमील की जा रही है। ये तकनीक देसी तकनीक है जिसको हिंदुस्तान के साइंसदानों ने मिलकर तैयार किया है। इसका नमूना चंद्रयान 2 है। GSLV मार्क 3 रॉकेट का वजन 640 टन है। ये सबसे वजनी रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 13 मंजिला इमारत के बराबर है। अपनी पहली उड़ान में यह रॉकेट 3000 से ज़्यादा टन की सैटेलाइट को चांद पर पहुंचाएगा। इसमें देसी साख्ता क्रायोजेनिक इंजन लगा है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसरो का यह पहला मिशन है जिसमें चांद की सतह पर लैंडर उतरेगा। इस लैंडर का नाम हिंदुस्तानी खलाई साइंसदान विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम लैंडर ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के साथ ही लोड भेजे गए हैं। लैंडर के अंदर रोरल पर ज्ञान को रखा गया है। ये बेहद धीमी रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा। ये चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। इसके साथ 2 पेलोड होंगे। चांद की मिट्टी और पत्थरों की मालूमात इसके जरिए इसरो को भेजी जाएगी। ये एक पेचीदा मिशन है जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रूरल टेक्नोलॉजीज को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। इस चांद के मिशन के लिए इसरो ने कई बरसों मेहनत की है। जारिया साल अप्रैल में इजराइल के लोनार क्राफ्ट ने चांद पर क्रैश लैंडिंग की थी। इस मिशन की नाकामी पर इसरो ने चंद्रयान मिशन को अप्रैल से जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। इसकी लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसको दूर करने के बाद इसको आज छोड़ा गया। इस 3.85 टन वजनी रॉकेट को इसरो ने फैट बॉय का नाम दिया है, जिसे बाहुबली भी कहा जा रहा है। वो चंद्रयान 2 को जमीन के अतराफ ऊंचे मदार में दाखिल करेगा। बाद में इस मदार को इसरो के साइंसदान रिमोट के जरिए अपनी कोशिशों से ऊपर उठाएंगे। आखिरकार इसे जमीन के मदार से निकाला जाएगा और चांद के दायरे असर तक पहुंचाया जाएगा। My dear friend, today is a historical day for space and science and technology in India. I am extremely happy to announce that GSLV Mark 3 vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. That way, the satellite people have more life, more fuel, and for playing with the maneuvers. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon
and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. In fact, after that, a serious technical snag we had, and we fixed that technical snag. Now, ISRO bounced back with flying colors. Immediately after the technical snag, observed in an intelligent way, 1 week back, the entire team ISRO seeing into action. In fact, next 24 hours, the work done in this center was mind-boggling. And quickly, the vehicle was brought back to normal and identified the root cause of the technical snag, corrected it. Everything happened in 24 hours. In next 1.5 days, the required tests were conducted to ensure that corrections made was proper in the right direction, and we confirm, and after that vehicle is handed over to the management for taking further action. मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में MTNL की 9 मंजिला इमारत में आज आग लग गई। इमारत की छत पर करीब 40 लोगों के फंसे होने की इत्तला है। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी दिखाते हुए 60 लोगों को अब तक निकाला है। उन्हें क्रेन की मदद से उतार लिया गया। फिलहाल किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 31 गाड़ियां मौजूद हैं। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुताबिक ये लेवल 4 की आग है। इसे बुझाने के लिए एक नए रोबोट सिस्टम की मदद ली गई है। जानकारी के मुताबिक इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर यह आग लगी है। वर्कर्स का कहना है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद पहले उसमें आग लगी, फिर आग फ्लोर पर फैल गई। शहर का भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से सड़क पर जाम लग गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसर लोगों को इमारत से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले इतवार के रोज मुंबई में ही ताजमहल और डिप्लोमेट होटल के पास चर्चिल चैम्बर बिल्डिंग में आग लगी थी। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने 14 लोगों को महफूज बाहर निकाला था। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। 2 लोग संगीन रूप से जख्मी हो गए थे। उत्तर प्रदेश समेत 3 रियासतों में इतवार की रात बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 32 लोगों की जान गई। कानपुर और फतेहपुर में सबसे ज्यादा 7 मौतें हुई, जबकि झांसी में 5, जलाओं में 4, हमीरपुर में 3, गाजीपुर में 2 और जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर रूरल और चित्रकूट में एक शख्स की मौत हुई। रियासत भर में 13 लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं राजस्थान के झालवाड़ में भी एक खातून समेत 4 लोगों की जान गई। पाली जिले में 27 मजदूर जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के भिंड, शिवपुरी और श्योपुर जिले में भी 5 लोगों की मौत हुई और 9 लोग संगीन रूप से झुलस गए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर दुख जताया। उन्होंने मरने वालों के खानदानों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए उन्हें सियासत में बच्चा करार दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं उनके करप्शन को उजागर करके ही कश्मीर से जाऊंगा। दरअसल इतवार को मलिक ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाहों को नहीं बल्कि उन्हें मारे जिन्होंने सालों तक करप्शन कर कश्मीर को लूटा है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि अगर कश्मीर में किसी पॉलिटिशियन या नौकरशाह का कत्ल होता है तो उसे गवर्नर का हुक्म माना जाए। इसी बीच गवर्नर ने खुलासा किया है कि उन्होंने करप्शन से परेशान होकर सिर्फ गुस्से में बयान दिया था। बतौर गवर्नर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज रियासत के कई सियासतदान और नौकरशाह करप्शन में डूबे हुए हैं। ऐसे सभी लोग मेरी नज़र में मुजरिम हैं और गवर्नर के ओहदे पर अगर मैं काबिज नहीं होता तो भी यही बात कहता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 2 लोगों को मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर किया गया, जिसके बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में शहर में ये दूसरा वाकया पेश आया है। इस सिलसिले में पुलिस के एक अफसर ने बताया कि वाकये के बाद शहर में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खाना ऑर्डर करने वाले ऐप जोमैटो के लिए काम करने वाले शेख अमीर और उसके दोस्त शेख नासिर इतवार को आज़ाद चौक पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त 4-5 लोग कार से आए
और दोनों से झगड़ा शुरू कर दिया। उन्हें मजहबी पहचान को लेकर गालियां दी और जय श्री राम नहीं बोलने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। उन्होंने डर की वजह से जय श्री राम का नारा लगाया। बाद में कुछ राहगीरों को आता देख सभी कार सवार वहां से भाग खड़े हुए। आमिर और नासिर ने वाकये की शिकायत पुलिस से की है। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने कहा कि एक्यूज्ड और उनकी गाड़ी की पहचान की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, अब नजर डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बल्दी इंतखाबात से मुताल्लिक रियासती हुकूमत को मुकम्मिल तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। आइंदा समात 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि बल्दी इंतखाबात के लिए वार्ड्स की हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात की बेकायदगियों को लेकर बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए 16 म्यूनसिपैलिटीज़ के इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा दे दिया था। रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने इशारा दिया था कि अदालत के हुक्म के बाद तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। अब जुलाई 29 के बाद ही इंतखाबात से मुताल्लिक़ तस्वीर साफ होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज कहा कि टीआरएस हुकूमत ने 5 साल की अपनी पहली मियाद में समाज के तमाम तबकात के मसाइल को हल करने के साथ साथ बुनियादी सहूलतों जैसे बरखी और पीने के पानी का मसला पैदा होने नहीं दिया। उन्होंने आज अपने आबाई मौजू चिंतामुड़का का दौरा करते हुए मौजू की तरक्की और मकामी आवाम की बहबूद से मुतालिक कई ऐलानात किए। इस मौजू में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपना बचपन गुजारा था। इब्तदाई तालीम भी उन्होंने चिंतामुड़का मौजू में ही हासिल की थी, जिसके पेश नज़र आज यहाँ चीफ मिनिस्टर की आमद के साथ ही चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने सारा गांव उमड़ पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने मौजू में मौजूद अपने बचपन के साथियों से मुलाकात की। इन्होंने मौजू में तैयार करदा शय नशीन पर चढ़ने से कबल मकामी अवाम से मुलाकात की और अपने बचपन के साथियों की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मकामी अवाम ने चीफ मिनिस्टर को कई तहरीरी याददाश्तें पेश की। चीफ मिनिस्टर की आमद के पेश नज़र चिंतामुड़का मौजू में हर तरफ जश्न का माहौल देखा गया। मौजू में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह अपने आबाई मौजू की तरक्की के लिए ख्वाह हैं। केसीआर ने कहा कि मेरी पैदाइश चिंतामुड़का में हुई, इसी तरह दुबाक और सिद्दीपेट की सरजमीन से उन्हें तालीम और जहानत हासिल हुई है, जिसने उन्हें तेलंगाना की आवाम की खिदमत का मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि हल्का गजवेल के यरावली की तर्ज पर चिंतामुड़का को तरक्की दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि रंगा नायक सागर प्रोजेक्ट को सियाहती मरकज़ में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान किया। चिंतामुड़का की तरक्की के लिए 50 करोड़, इसी तरह सिद्दीपेट शहर की तरक्की के लिए 25 करोड़, दुबाक शहर के लिए 10 करोड़, तोरनाल के लिए 1 करोड़, पेल्लूर के लिए 1 करोड़, हल्के राजन्ना सिरसिल्ला की तरक्की के लिए 1 करोड़ की रकम का ऐलान किया। किसी भी गांव की तरक्की के लिए वहां के अवाम को मुत्तहिद होना ज़रूरी होता। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मियाद में यरावली मौजू की तरक्की की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी। इसके बाद यरावली में हर ख़ानदान को मकानात और दीगर कई सहूलतें फराहम की गई हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद होने वाले ग्रुप 2 के इंटरव्यूज़ जून का तू जारी रहेंगे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरव्यूज़ के अमल पर रोक लगाने से मुतालिक दाखिल होने वाली दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट के अहकाम पर वो मुदाखलत नहीं करेंगे और कहा कि हाई कोर्ट ने जो अहकाम जारी किए हैं वो मुनासिब हैं, इसीलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस मसले को ख़त्म कर दिया है। हाई कोर्ट के अहकाम पर पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 की 1032 जायदादों के लिए 2142 उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए तलब कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया है कि वो मुलाजिमतों की फराहमी, सरकारी मुलाजिमीन को मुख्तलिफ सहूलतें देने के सिलसिले में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के कामों को देखकर सीखें। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र आसरा पेंशन हासिल करने वाले पुराने वजीफ़े याबों की रकम दुगनी कर दी जा रही है, लेकिन नए अफराद को वज़ाइफ ही मंजूर नहीं किए गए। इसी तरह ज़रई क़र्ज़ों की माफ़ी के सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं किया गया। तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले बेरोज़गार नौजवानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। केसीआर हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों को मुसलसिल नज़रअंदाज करती आ रही है। गुज़िश्ता 5 साल से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए। इंतखाबी वादे के मुताबिक बेरोज़गार नौजवानों को भत्ते की रकम जारी नहीं की जा रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश का बजट खसारे में है। इसके बावजूद जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए 27% पीआरसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुलाजिमीन पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें हरासा किया जा रहा है। कांग्रेस कायद ने नए पेंशन स्कीम CPS को मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया है।
जी वेंकट स्वामी फाउंडेशन के जेर एहतमाम आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करने और नई असेंबली की तामीर से मुतालिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ कुल जमाती कायदीन ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर तेलंगाना जाना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, पीसीसी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, साबिक वजीर जी विवेक और दूसरों ने शिरकत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम कर देने के फैसले से दस्तबरदार हो जाए। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ 25 जुलाई को चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसमें तमाम सियासी जमातों और तंजीमों को शिरकत की दावत दी जाएगी। हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। कोदंडराम ने कहा कि 25 जुलाई को चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी वाबस्तगी को बालाए ताख रखा जाए। रियासत फिलवक्त माशी बहरान में है। सरकारी मुलाजिमीन के तकर्रुरात और स्कीमात पर खर्च करने रकम नहीं है। हुकूमत ने अब तक सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करने से मुतालिक वाज़ेह और मुनासिब जवाब नहीं दिया है। पीसीसी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जमहूरी तेलंगाना के क़याम के लिए कांग्रेस पार्टी चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम की तायद करेगी। इस सिलसिले में कांग्रेस कानूनी जद्दोजहद भी कर रही है। तेलंगाना फॉरवर्ड ब्लॉक के सदर प्रसाद ने भी चलो सेक्रेटेरिएट के प्रोग्राम की तायद का ऐलान किया है। प्रजास्वामी का तेलंगाना तरफ से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे सेक्रेटरी के ऊपर नया असेंबली प्रमाइसेस कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग करके राष्ट्र प्रभुत्व को ये डिमोलिशन मत करिए, ये करेक्ट डिसीजन नहीं है बोल के हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नर को भी हम लोग पेश किया थे। उसके बाद प्रजास्वामी का तेलंगाना के तरफ से सब पार्टी ने डिसाइड किया है कि 25 जुलाई को 11 बजे चलो सेक्रेटेरिएट और जाके ये जो सेक्रेटेरिएट को तोड़ने वाले हैं उसके खिलाफ हम लोग धरना करने चाह रहे हैं। तो आज सब ऑल पार्टीज भी इसमें शामिल होके हम लोग धरना में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नहीं विवेक साहब, व्हाइट पेपर जो इशू करो बोल के आप डिमांड कर रहे हैं तो वो किसके लिए करो बोल के? ये देखो ऑलरेडी जो लोन है ये राष्ट्र प्रभुत्व लिए आपने 62,000 करोड़ था तेलंगाना है जब, आज 1,82,000 करोड़ हुआ है। सो इतना खर्चा जो करने का है, सब लोग बोल रहे हैं कालेश्वरम प्रोजेक्ट वो सिर्फ 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अभी 1 लाख करोड़ हो गया। तो ये जो पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग एक वाइट पेपर ला बोले, क्योंकि इतने ऑलरेडी कमिटमेंट बजट में है। एससी हॉस्टल्स बनाएंगे हम लोग इतने भवनम बनाएंगे बोल के बोले। राजीव आरोग्यश्री में 3,000 करोड़ पेंडिंग है। सब बिल्स जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में है, कल्याण लक्ष्मी सब में पेंडिंग है। अब तक डबल बेडरूम हाउस क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतने कमिटमेंट है जब क्यों तोड़ना, क्यों बनाना, क्यों पब्लिक का पैसा खर्च करना, उसके ऊपर हम लोग वाइट पेपर डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, अब हुकूमत का फोकस ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट पालमूर रंगारेड्डी है, वो प्रोजेक्ट भी जो फंड्स की कमी है और इतना कर्ज है, उसके बाद में फिर उसको टेकअप करने के लिए कोई डिसीजन लेने का रीज़न क्या है? अभी वही तो हम बोल रहे हैं पहले दिन से, ये गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर का गवर्नमेंट बन गया है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसा इरिगेशन में कॉन्ट्रैक्ट्स देना और कॉन्ट्रैक्ट से कैसा पैसा बनाने का जोर चल रहा है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर का तेलंगाना का वजीर आला होना अवाम की बदकिस्मती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर देहात में 3 मासूम लड़कियों की असमत रेजी और उनके कत्ल के वाक़े के बाद केसीआर ने मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, जो इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि कोई वजीर या फिर टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने भी इस मामले में कोई पहल नहीं की और न ही हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई करने का फैसला किया गया। हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर सिर्फ दौलतमंद अफराद के बारे में सोचते हैं, गरीब आवाम को वो खातिर में नहीं लाते। उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद ख़ानदान को अभी तक एक्स ग्रेशा जारी नहीं किया गया। उन्होंने हाजीपुर के मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में वो बहुत जल्द प्रियंका गांधी को वक्त देने के लिए मुतालबा करते हुए एक ख़त लिखेंगे।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर बीजेपी की मकबूलियत से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फिरका परस्त जमात बनाकर पेश करने वालों का अता पता नहीं रहता, इसी तरह टीआरएस पार्टी और केसीआर का भी कोई अता पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और तेलुगु देशम की मुतबादिल जमात बन चुकी है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस में लगभग इंजमाम हो चुका है, लेकिन फिर भी दोनों जमातें बीजेपी के मुस्तकबिल पर सवाल उठा रहे हैं। तेलंगाना में अपोजिशन के रोल को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पूरी रियासत के हैं या फिर एक देहात के, इसकी वजाहत करें। उन्होंने मुतालबा किया कि चिंतला मडुगु की आवाम को जो मराद दिए जा रहे हैं वो रियासत के हर देहात की आवाम को दिए जाएं। उन्होंने रियासत के तमाम सरपंचों से मुतालबा किया है कि वो भी उनके देहात को चिंतला मडुगु बनाने का वज़ीर आला से मुतालबा करते हुए करारदाद पेश करें। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस के नताइज बेहतर होंगे। शहरी वोटर्स कांग्रेस के हक में हैं। गांधी भवन में इंतखाबात से मुतालिक जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के रुकन संपत कुमार ने कहा कि बल्दी इंतखाबात केसीआर जिस तरह से मुनक़िद करना चाह रहे हैं उस पर खुद अदालत ने भी एतराज़ किया है। अदालत ने अब तक 10 से ज़ायद बल्दियात की इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। कमेटी के कन्वीनर पूनम प्रभाकर ने कहा कि सियासी दबाव में आकर ही दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ाती इलाकों को कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया। उन्होंने सवाल किया कि नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूब नगर के इलाकों को कॉरपोरेशन क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि केसीआर इख्तिदार संभालने के बाद मकामी मजालिस और बल्दियात के इंतज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर जिस वक्त वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क थे उस वक्त केसीआर नहीं जानते थे कि इसमें बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में तोतरी करके जीतने के लिए टीआरएस पार्टी काम कर रहे। अगर ठीक तरीके से डिलिमिटेशन हुए, ठीक तरीके से वोटर एनरोलमेंट हुए तो कैसा भी कांग्रेस पार्टी जीतेगा समझ के डिलिमिटेशन में गोलमाल करके, वोटर लिस्ट में गोलमाल करके इलेक्शन जीतने का कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी जितना भी गलत काम करे, जितना भी धोखेबाजी करे, फिर भी कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शंस में जीतने वाले हैं। म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए पूरे तैयारी से कांग्रेस पार्टी जा रहा है। नागार्जुन सागर में स्टेट लेवल मीटिंग हुआ था, उसके बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक म्युनिसिपलिटी में म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए प्रिपरेटरी मीटिंग्स हुए और कल भी संगारेड्डी में स्टेट लेवल का मीटिंग हुए और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। कांग्रेस पार्टी से पीसीसी प्रेसिडेंट भी कहाँ थे, कांग्रेस पार्टी आश्वासन करते कि 50% टिकट्स बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटियों को ये म्युनिसिपल इलेक्शन में देंगे और यूथ को भी अच्छा मौका देके यंगस्टर्स को इलेक्शन में प्रमोट करने का सोच कांग्रेस पार्टी कर रहा है। और 26 के दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीसी का मीटिंग आयोजित करके 27 to 30 तक घर घर को कांग्रेस नाम से हर एक घर को कांग्रेस का प्रचार करने का प्रोग्राम ले रहा है कांग्रेस पार्टी। और वाड़ा वाड़ा ना कांग्रेस झंडा बोल के हर एक गली में कांग्रेस झंडा लहराना, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर कांग्रेस झंडा लहराने के लिए और हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का गाड़ी पे कांग्रेस झंडा लहराने का काम 27 to 30 तक कांग्रेस पार्टी ले रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे तैयारी से चल रहा है। हर एक म्युनिसिपलिटी, हर एक कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी झंडा ले रहेगा। थैंक यू। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शंस के बारे में आज जो कोर्ट में सरकार के तरफ से एफिडेविट डालने का था, एफिडेविट डाले तो भी कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। आज डाले सो एफिडेविट में भी क्लैरिटी नहीं है, जेन्युइनिटी नहीं है, गलत तरीके से सबमिट करे बोल के फिर वो पोस्टपोन करते हुए 29 को कोर्ट में पेशी डाले। इसका मतलब, इसका इंडिकेशन क्या है, गवर्नमेंट में, सरकार में जो म्युनिसिपल मिनिस्टर का हुक्म चला रहा, मुख्यमंत्री जी जो चीफ मिनिस्टर केसीआर के पास ही म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, वो फेल्यूर होगा मंत्री के हिसाब से, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से। हाईकोर्ट इतने बार गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस के बारे में बात करने के बाद भी सीएम केसीआर म्युनिसिपल मिनिस्टर के हिसाब से कंटिन्यू होने का कोई
मॉरल कैपेसिटी नहीं है। उसलिए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो 29 को तो भी डिटेल्ड काउंटर डालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे, डिमांड कर रहे। और ये मुख्यमंत्री जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा उसका मॉरल वैल्यूज के हिसाब से पब्लिक को क्षमा चाहने के लिए डिमांड कर रहे। टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने 24 जुलाई को अपनी सालगिरह के मौके पर समाजी और फलाही काम अंजाम देने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया है। इस सिलसिले में सहाफ़त के जरिए पार्टी कायदीन और कारकुनों को एक पैगाम जारी करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि उनकी सालगिरह के पेश नज़र पार्टी कायदीन और कारकुन इश्तिहारात, कीमती गुलदस्ते और दीगर फजूल अखराजात ना करें। इस रकम को गरीबों के इलाज और दीगर फलाही कामों पर खर्च किया जाए। तारक रामाराव ने अपनी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट स्माइल चैलेंज प्रोग्राम मनाने का पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया। ट्विटर पर दिए गए इस पैगाम के बाद तारक रामाराव के चाहने वाले और पार्टी के कई कायदीन ने अपनी अपनी तरफ से मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए रुखूमात का ऐलान किया है, जिनमें रुकन काउंसिल नवीन कुमार ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए 10 लाख रुपए का चेक एम्बुलेंस की खरीदी के लिए एक रजाकाराना तंजीम के हवाले किया। इसी तरह सुरेश राव नामी एक एनआरआई ने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को $250 अमेरिकन का अतिया दिया, जिससे मुतासिर होकर एक और एनआरआई शशि कनपर्ती ने निशांत कैंसर फाउंडेशन को $500 अमेरिकन का अतिया दिया। तारक रामाराव की सालगिरह के पेश नज़र शुरू करदा गिफ्ट स्माइल चैलेंज प्रोग्राम की बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले यतीम खानों, सरकारी स्कूलों, सरकारी दवाखानों और गरीब बच्चों में नोटबुक्स की तकसीम जैसे फलाही प्रोग्राम अंजाम देने की अपील कर रहे हैं। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 को कामयाबी के साथ छोड़ा गया, हिंदुस्तान ने रकम की एक नई तारीख। उत्तर प्रदेश समेत 3 रियासतों में बिजली गिरने से 41 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। वज़ीर आला केसीआर ने किया अपने आबाई मौजू चिंता मडका का दौरा, कहा किसी भी गांव की तरक्की के लिए अवाम में इत्तेहाद जरूरी। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात पर गैर यकीनी सूरत हाल, हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से मांगी मुकम्मिल तफसीलात। ग्रुप 2 के इंटरव्यूज में मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।